Welcome students, today's topic is Coulomb's law. In previous chapter we are study about basics of charges. और बेसिक्स ऑफ चार्जेस में हमने स्टडी करा था कि दो चार्जेस के बीच में या तो एट्रैक्शन फोर्स होता है या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर कोई भी दो चार्ज सपोज अगर सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना ज़्यादा होगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फोर्स है उसके बारे में हमें बताया किसने, कूलम्ब्स ने। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and the inversely proportional to the square of the distance between them। दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स होगा, वो मे बी अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव। अब दोनों अपोजिट हैं तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और सेम होंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। सपोज दिस इज माई Q1 एंड Q2। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 चार्जेस के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मीन्स अगर मैं चार्जेस का अमाउंट इंक्रीज करूं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज। क्या फॉलो करते हैं ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नाउ F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K की वैल्यू हमारी क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ पे है, इन वैक्यूम और इन एयर। जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि मीडियम, किस टाइप का हम मीडियम ले रहे हैं। अगर ये दोनों के यहाँ वैक्यूम में रखे हैं या फिर एयर में रखे हैं तो जो K की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर के। K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिखेंगे इन केस अगर ये कहाँ पे है, एयर। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो एप्सिलॉन है वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर हमारा ये वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी, यूनिट कोई बता सकता है, यूनिट क्या होगी, जो हमारी K की वैल्यू है उसके इनवर्स। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो K की वैल्यू यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर, राइट। ये जो परमिटिविटी है ये पर इसी पे डिपेंड करता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। ये अगर वैक्यूम में है तो सिंपल क्या लॉ फॉलो होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर जहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर ये मीडियम में होता तो एप्सिलॉन के प्लेस पे क्या आ जाता, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ सम अदर मीडियम। तो ये मीडियम पे ही डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। सपोज कोई मटेरियल ले लेते हैं, लाइक ये नोटबुक है, इसमें से मेरी रेज निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेज निकल रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है यहाँ से जो निकल रही है वो कितनी है, 100। और ये 100 में से सिर्फ 10 लाइंस को यहाँ पे क्रॉस करने देगा। 100 फील्ड लाइंस जो निकल रही थी उन्हें वो कितना क्रॉस करने दे रहा है, सिर्फ 10। इट्स मीन्स इसने कुछ फील्ड लाइंस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो एब्जॉर्ब की हुई लाइन
लाइन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इसने कितनी करी 90, तो इसकी जो परमिटिविटी हो गई वो कितनी है 90, क्रॉस कितने हुए 10, मीन जितने को ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो क्या होगी इसकी परमिटिविटी। इसने क्या करा उस फोर्स को रोका मीन्स ये क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफ के। तो एफ किसी मीडियम की जो परमेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हमारी परमिटिविटी अगर परमिटिविटी मेरी इंक्रीज होती है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी चार्जेस वो क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। अगर परमिटिविटी हाई होती है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा कम होता जाएगा। क्लियर है परमिटिविटी। फाइनली हमारे पास क्या आ गया F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं कि एक तो जो चार्ज होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मीन्स क्या है कि बहुत छोटे, कोई बॉल पॉइंट चार्ज हो सकती है क्या, हो सकती है बॉल। चलो दो छोटे छोटे चार्जेस हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वहीं पे सिर्फ कूलम्ब्स लॉ वैलिड है नहीं। पॉइंट चार्ज हम इन्हें जब कहते हैं, सपोज ये जो एक बॉल भी हमारा पॉइंट चार्ज हो सकता है कब, जब दो बॉल्स हैं और दो बॉल्स के बीच में हमारा जो डिफरेंस है सेपरेशन डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा होने का मीन्स जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उन बॉल्स की रेडियस के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो उन चार्जेस को भी हम क्या कहेंगे पॉइंट चार्ज। मीन्स जो उन पे अब फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, डिस्टेंस क्या हो गया लार्ज हो गया, बट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो उनका साइज है वो क्या होना चाहिए स्मॉल, देन वी कॉल देम पॉइंट चार्जेस। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो फोर्स हमारा लगता है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ऐसा जो इन दोनों की लाइंस हैं, लाइन ऑफ जॉइनिंग है, इसी के अलोंग लगेगा हमेशा। कभी ऐसा नहीं कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है यहाँ पे रखा है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है या ये इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा है। हमेशा जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग इन दोनों में क्या लगेगा फोर्स, एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टूवर्ड्स द सेंटर। जो इन दोनों के सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग वो फोर्सेस हमारे लगेंगे। बट कूलम्ब्स लॉ की अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन भाई कि चार्जेस क्या नहीं होने चाहिए, चार्जेस आर ऑलवेज पॉइंट साइज। कैसे होने चाहिए पॉइंट साइज। सेकंड, कूलम्ब लॉ सिर्फ कब वैलिड है, जब ये दोनों चार्जेस क्या हों, चार्जेस आर एट रेस्ट। बट चार्जेस आर रेस्ट, ऐसा नहीं है कि दोनों चार्ज ही रेस्ट पे हों। ये इनवैलिड जब ही होगा जब दोनों के दोनों क्या हों मोशन में। वैलिड कब है, जब ये दोनों चार्ज कहाँ हैं स्टेशनरी। अगर दोनों चार्ज ये मोशन में है तो ये क्या कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा फेल। एंड थर्ड चीज, अगर एक चार्ज हमारा रेस्ट पे है दूसरा चार्ज मूव कर रहा है तो कूलम्ब्स लॉ हमारा वैलिड होगा। क्लियर है। तो ये क्या थे लिमिटेशंस। अब आप देख रहे हो कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो लगभग सिमिलर कैसा है ग्रेविटेशनल लॉ के साथ। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बताओ कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में। सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं पहले। सिमिलर कैसे हैं, वी नो डैट कूलम्ब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था Fg इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये भी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर। और कूलम्ब्स लॉ भी F K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
स्क्वायर की। दोनों के दोनों क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों क्या फॉलो करेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का अगर ग्राफ आप प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से, ये डिस्टेंस और ये हमारा फोर्स। मीन्स जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स इनवर्सली स्क्वायरली डिक्रीज होगा। लाइक डिफरेंस बिटवीन कूलॉम लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे क्या था, F इज इक्वल टू GM1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ क्या है, F इज इक्वल टू K M Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मासेस पे, डिपेंड ऑन मासेस। यहाँ पे क्या है, डिपेंड्स ऑन charges. First point. And second thing, G is constant in any medium, but here K is variable in different medium. अभी बताया कि जो K है वो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, और परमिटिविटी डिपेंड कर रही है किस पे, कि हम किस टाइप का मीडियम यूज़ कर रहे हैं। मींस यहाँ पे जो जी हमारा कांस्टेंट था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट हियर कूलॉम कांस्टेंट इज वेरी विद डिफरेंट मीडियम्स। नाउ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वी नो दैट F is equals to K Q1 Q2 divided by R square। ये क्या है हमारे पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड, बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो किस डायरेक्शन में और कितना फोर्स लगेगा हम किससे निकालेंगे, कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। सपोज दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है, वो इज द ऑरिजिन। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन कितनी है, R1, Q2 की R2। तो इन दोनों की आपस की पोजीशन क्या है, R1 2। नाउ F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द Q2 चार्ज, and force F21 is the force on Q2 due to the Q1 charge. If the charges are same, both are positive or both are maybe negative, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। F12 की डायरेक्शन ये, F21 की आउटवर्ड्स। फोर्स ऑन F12 is force on charge Q1 due to the Q2 and force on charge Q2 is F21. Now suppose ये फोर्स जो हमारा लग रहा है वो आर कैप डायरेक्शन, क्या है, आर कैप डायरेक्शन। आर कैप हियर, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर, and denoted by the cap. Now if we find force on 2 due to 1 तो क्या होगा, F is equals to Q1 Q2 divided by R21, where R21 is equals to R2 minus R1 वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इन 2-1 कैप। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज
2 ड्यू टू द चार्ज 1 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का होल स्क्वायर इन R2 कैप डायरेक्शन। कुछ बुकों में ये जो फोर्स अगर हमारे पास 2 1 है तो डायरेक्शन क्या दे रखी है 1 2। प्लीज़ इसके साथ कंफ्यूज ना हो। कुछ बुक्स में ये जो हमें दे रखा है वो डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने अपना कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। हमने क्या करा है फोर्स ऑन ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इन R2 कैप डायरेक्शन। सिमिलरली F12 क्या होगा F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर in 1 2 direction in R1 2 direction, right? Now R12 vector is not equals to R21 क्योंकि इनके जो पोजीशन है वो क्या है एक दूसरे के अपोजिट। अगर इन्हें इक्वल हो करना है तो क्या होगा साइन अपोजिट। राइट तो ये जो फोर्स लग रहा है F21 एंड F12 वो क्या है एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। F12 इज इक्वल्स टू F21 बट साइन अपोजिट। लुक ये और क्या शो कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे लगाएगा। मींस दोनों चार्ज एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगाएंगे सेम फोर्स लगाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पे लगाएगा। F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 1। नाउ जो F12 है उसे और हम कैसे लिख सकते हैं F(Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 कैप होल स्क्वायर इन R कैप 1 2 डायरेक्शन। वी नो दैट R कैप इज इक्वल्स टू R वेक्टर डिवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। इसे अगर हम डायरेक्शन देना चाहें तो क्या होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 कैप होल स्क्वायर। R कैप को क्या लिख सकते हैं हम R वेक्टर 1 2 क्या हो गया ये R के Q1 Q2 1 2 होल क्यूब इनटू R वेक्टर। दिस इज द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू।